हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा तीसरा क्लास है। हम लोग यूजीसी नेट का जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्लास देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्र। आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर आगे थोड़ी सी समझ में कम आएगी। चलिए शुरू करते हैं शिक्षण के सूत्र। देखिए, जब कोई टीचर पढ़ाने आते हैं तो टीचिंग फार्मूला उनको आना चाहिए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उसके लिए शिक्षण सूत्र के अंतर्गत क्या आता है कि शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप टीचर हैं और आपको पढ़ाने की कला नहीं आती है तो फिर आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो संप्रेषण है ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। इसलिए शिक्षण सूत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं कि शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं। शिक्षण सूत्र जो है वो शिक्षक पर आधारित होते हैं। इनको हम लोग विभिन्न रूपों में समझेंगे। जैसे पहला है कि पूर्ण से अंश की ओर। देखिए, शिक्षण का जो सूत्र है उसमें क्या कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर। जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मतलब इस मेथड का इस्तेमाल आपको करता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है कि पूर्ण से अंश की ओर आपको ध्यान देना है। अब पूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, और अंश का मतलब होता है उसका थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा। ठीक है, तो यह शिक्षण सूत्र जो है विषय वस्तु को संपूर्ण ढांचे की आधारभूत जानकारी देते हैं। यानी जैसे अगर आप लोग नेट का तैयारी कर रहे हैं और इसमें पेपर 1 है तो पेपर 1 में आपको पता है कि 10 यूनिट है। ठीक है, तो 10 यूनिट है, तो जब आप लोग क्लास में आएंगे तो टीचर क्या करेंगे, जितने भी विषय वस्तु है, जो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसकी जितने विषय वस्तु है सबके बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे। ठीक है, जब आपको पूर्ण रूप से ये पता हो जाएगा कि आपका 10 यूनिट है, कितने समय लगना है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को किस तरह से देखेंगे, तो जब आपके पास पूर्ण रूप से जानकारी आ जाएगी तब उसके बाद क्या करेंगे, अंश की ओर बढ़ेंगे। अंश मतलब होता है कि उसके कुछ कुछ पार्ट करके अब हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। यानी इसलिए कहता है कि विषय वस्तु की संपूर्ण ढांचे की आधारभूत जानकारी देने के बाद उसके अंशों पर शिक्षण को स्वीकार करता है। यानी एक बार पूरा सिलेबस आपको समझा दिया जाता है और उसके बाद उसका एक एक करके आपको पढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने है और अप्रत्यक्ष जो आपके सामने नहीं है। तो इसमें क्या कहता है कि इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की जानकारी के लिए स्थानीय वातावरण के प्रत्यक्ष उदाहरणों से अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है। जैसे कि प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने हैं, जिसे आप देखे हैं, जानते हैं, उससे कंपेयर करवाते हुए आपको उन वस्तुओं से तुलना करवाई जाएगी जो आपके सामने अप्रत्यक्ष है, मतलब आप उनको नहीं देखे हैं। ठीक है, जैसे हम ये कह दें कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो संपूर्ण पृथ्वी को तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्लोब है हमारे पास जो उसका मॉडल है, उसको जो है हम देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी इसके जैसे ही होगी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास एक ग्लोब है और उससे हमने क्या कल्पना कर लिए कि अर्थ का ही इस तरह से ही अर्थ होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्यक्ष से कहाँ बढ़ गए, अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ गए। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसको मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर यह बल देता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो बढ़ेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो यानी कोई चीज़ हमको अनुभूति होगा, तो अनुभूति होगा तो इंद्रियों से ही अनुभूति होती है ना। कैसे पता लगाएंगे, यानी अब किसी चीज़ को देख करके, महसूस करके, है ना, सुन करके, है ना, तो ये इंद्रियों पर आधारित होती है। ठीक है, अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण में क्या है कि विश्लेषण मतलब होता है कि आपको चीज़ों को क्या करना है, तोड़ना है ना।
वर्णन करना है, व्याख्या करना है। और जब व्याख्या करके वर्णन कर देंगे तो फिर उसके बाद संश्लेषण होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना, जोड़ना। इसमें क्या आता है कि विषय वस्तु को पहले इकाइयों में अधिगम करवाया जाता है, इसके बाद सामूहिक अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है। यानी जो भी विषय वस्तु आपके पास है उसको क्या करेंगे, एक एक करके उसको हम समझेंगे, तोड़ तोड़ के उसको पढ़ाएंगे। और जब एक एक करके समझा देंगे तो उसको एक साथ इकट्ठा कर देंगे और फिर उसके बाद संश्लेषण, उसी को बोलते हैं संश्लेषण कर देंगे और फिर हम समझेंगे। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर में वही है कि जो विषय वस्तु यानी जो भी चीज़ें हम पहले से जानते हैं उसको कंपेयर करते हुए अज्ञात की तरफ बढ़ेंगे। यानी शिक्षण को पहले ज्ञात विषय वस्तु से जोड़ते हैं, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जैसे जो भी कुछ हम लोग सामने देख रहे हैं कि हमको पता है ना, और उसकी तरह से उससे ही कंपेयर कर दिए अज्ञात को। ठीक है, तो यानी जो विषय वस्तु पहले से लोग जानता है उसको बताइए और उससे कंपेयर करके उस अज्ञात के बारे में बता दीजिए। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर में शिक्षक को क्या करना चाहिए कि पहले चीज़ों को आसान चीज़ों को बच्चे को पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। जब आसान चीज़ें बच्चे समझ जाएंगे तब उसके बाद धीरे धीरे उनको क्या करना चाहिए, कठिन की तरफ बढ़ना चाहिए, जटिल की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सरल से जटिल की ओर। तो अधिगम का आधारभूत सूत्र क्या है कि विद्यार्थियों पहले सरल बातों को समझता है और फिर इन बातों में से कुछ बातों को क्या करता है, वो अन्य सूत्रों का प्रयोग भी शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कठिन होता है। तो ये थे शिक्षण के सूत्र। उसके बाद है शिक्षण की अवस्थाएं। क्या है, शिक्षण की अवस्था। शिक्षण की अवस्था हम लोग देखेंगे। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम का करवाया जाता है और शिक्षण की अवस्थाओं के अंतर्गत इनके 3 सोपान होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सोपान है देखेंगे। उसमें से पहला है पूर्व तत्परता अवस्था, प्री एक्टिव फेज भी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। पूर्व तत्परता अवस्था यानी आपको शिक्षण करने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी हैं, वो जो अवस्था होती है वो पूर्व तत्परता अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। इनके प्रमुख सोपान है यानी स्टेप है, जैसे शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना। सबसे पहले हम लोग शिक्षण करने जब जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो सबसे पहले उसका उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि मतलब हम किस उद्देश्य से उसको पढ़ाने आए हैं, क्या उद्देश्य है पढ़ाने का। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का निर्धारण करना कि हमको पढ़ाना क्या है। ठीक है, जब उद्देश्य निर्धारण हो गया तब उसके बाद पाठ्यवस्तु का निर्धारण करिए कि आपको पढ़ाना क्या है। उसके बाद जब शिक्षण विधियों का नियोजन करना, मतलब आप कहते हैं कि जब 2 चीज़ डिसाइड हो गया तब आप किस मेथड से पढ़ाएंगे। ठीक है, आप व्याख्यान देंगे, बोर्ड पे लिख के बताएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यानी कौन सा मेथड का आप चूज करेंगे, ये हो गया। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, यानी आप जो व्याख्यान देंगे, प्रस्तुत करेंगे कोई चीज़ को, तो उसका स्टेप वाइज होना चाहिए, यानी स्टेप वाइज कोई चीज़ को बताएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ बताना शुरू कर दिए, कहीं से कुछ बताना शुरू कर दिए, यानी क्रमबद्धता होना ही चाहिए। किसी विशेष पाठ्यवस्तु का विकास करना। ठीक है, मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना, यानी आप जो है मतलब जब आप पढ़ाएंगे तो आप किस तरह से उसका इवैल्यूएट करने के एग्ज़ाम लेंगे, तो मूल्यांकन पद्धति का भी निर्धारण करना होता है। तो ये सब जो तैयारियां हैं वो प्री एक्टिव फेज में आता है, यानी पढ़ाने से पहले आपको ये सब चीज़ें तैयारियां करके आनी पड़ेगी। उसके बाद आता है दूसरा जो फेज है वो है अंतः प्रक्रिया अवस्था। इसमें कहता है कि इस अवस्था में जो समस्त कार्यविधि प्रत्यक्ष शिक्षक तथा विद्यालय के मध्य संप्रेषित होती है, इस अवस्था का अंग होती है। इस अवस्था में कौन कौन से पद होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों का निदान, विद्यार्थियों का निदान करते हैं, यानी उनके जो भी पास जो भी समस्या है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब जो भी काम करते हैं उसका फीडबैक भी मिलता है हमें। उद्दीपकों का चयन, यानी आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको चूज करके हम उसको समझाएंगे, बताएंगे, एक्साइटमेंट देखेंगे उसका। फिर उसके बाद उस उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, फिर युक्तियों का प्रयोग और युक्तियों का विस्तार। ठीक है, तो ये सब है।
उसके बाद कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियाँ, तो ये था अंत अवस्था। ठीक है, उसके बाद है तत्परता के बाद की अवस्था। अब लास्ट फेज है ये तत्परता के बाद की अवस्था, और बाद में उसके बाद क्या करते हैं हम, इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है, क्योंकि जब अब हम सब कुछ पढ़ा दिए हैं तो लास्ट में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण का उद्देश्य जो है पूर्ण नहीं होता है। जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि शिक्षण का उद्देश्य जो है सफल हुआ है या नहीं हुआ है। तो किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया गया है, यह हमें मूल्यांकन से ही ज्ञात होती है। ठीक है, तो ये था तत्परता अवस्था। इसमें जो है इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं निहित होती है, जैसे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी जिस उद्देश्य से शिक्षण करवाया गया है वो उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन, शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाएं के संदर्भ में निर्णय। ठीक है, तो ये थी। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा वो है अभिप्रेरणा की शक्तियाँ। क्या है अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि मोटिवेशन। ठीक है, क्या होता है, मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा की शक्तियाँ, अभिप्रेरणा की क्या क्या शक्तियाँ हो सकती है, तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व लाने का कार्य अभिप्रेरणा के द्वारा ही होता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसके व्यवहार में आपको स्टेबिलिटी लानी है ना, तो आप उसको क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उस काम के लिए मोटिवेट कीजिए। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। यानी कहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी को जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे तब तक वो पढ़ने के इच्छुक ही नहीं होंगे, है ना। यानी आप कोई बच्चा आपके क्लास में आ रहा है, आप उसको क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए। यानी जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रोफेसर के लिए क्या करना पड़ेगा, हर समय क्या होता है, एक जैसा माइंड तो होता नहीं है। तो कई बार बच्चा अपने पथ से क्या होता है, भटक जाते हैं। तो उस समय क्या करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि जैसे वो पढ़ाई पर कंटिन्यू कैसे बने रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, साथ ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता भी करता है। ठीक है, आगे कहता है कि अभिप्रेरणा के दो रूप होते हैं जो शिक्षण कार्य में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा और दूसरा होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए, जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी होती है, जबकि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी के लिए दोनों। ठीक है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चे के क्या है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा काम नहीं करेगी, उनको आप कुछ समझाओगे, कुछ बताओगे, वो समझेगा ही नहीं। तो वो बाहरी अभिप्रेरणा उसे फिजिकली उसको क्या करते हैं, कई बार डांट देते हैं, कई बार उसको पीटना शुरू कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाता है। तो ये होता है। अब अभिप्रेरणा की शैक्षिक महत्व देखिए, अभिप्रेरणा का शैक्षिक क्या क्या महत्व है। ये है कि अधिगम के लिए प्रोत्साहन हेतु, व्यवहार में परिवर्तन हेतु, अधिकाधिक ज्ञान अर्जन हेतु, अनुशासन विकसित करने हेतु, मार्गदर्शन हेतु। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का ये इतने सारे महत्व है। क्या कि अधिगम के लिए प्रोत्साहन हेतु, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन हेतु, अनुशासन विकसित करने के लिए और मार्गदर्शन के लिए। तो ये सब अभिप्रेरणा के शैक्षिक महत्व होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शिक्षण के चर पे। ठीक है, शिक्षण के चर, तो शिक्षण के 3 चर होते हैं। उसमें से सबसे पहले जो है वो है शिक्षक, यानी शिक्षक को स्वतंत्र चर भी कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षक स्वतंत्र चर के अंदर आते हैं। यानी इसमें कहते हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है। शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, और विद्यार्थियों को उनकी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो शिक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। क्यों? क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और शिक्षक के बिना जो शिक्षण प्रक्रिया है वो पूर्ण भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए और शिक्षक जो है हर काम करने के लिए स्वतंत्र भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विद्यार्थी। विद्यार्थी जो होते हैं वो परतंत्र या आश्रित चर होते हैं। परतंत्र और आश्रित दोनों एक ही वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये हर काम के लिए अपने टीचर पे आश्रित होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव भी नहीं है।
ठीक है। जब तक विद्यार्थी नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएंगे किससे, ठीक है, और विद्यार्थी टीचर नहीं होंगे तो विद्यार्थी किससे पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी जो होते हैं वो एक तरह से आश्रित होते हैं किस पे, अपने टीचर पे। विद्यार्थी शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच सेतु का काम करता है। उसका आता है पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम को हस्तक्षेप चर के से भी हम लोग जानते हैं, यानी विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना और क्या सिखाना है, इन सभी बातों का निर्धारण पाठ्यक्रम से ही होता है। क्योंकि जब तक बिना पाठ्यक्रम का हम लोग कितना पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बिना पाठ्यक्रम नहीं रहेंगे हमारे पास, तो हम ज़्यादा बहुत हद तक जो जितना याद रहेगा उतना ही बता पाएंगे। लेकिन जब जैसे हमारे पास पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस रहेगी, बुकें रहेगी, किताबें रहेगी, तो एक स्टेप बाय सिक्वेंसली रूप से हम उसको क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ बताते चलेंगे, तो ये हो जाती है। तो विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम की वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो ये हो गया आपका हस्तक्षेप चर। कुछ यहाँ पे विशेषज्ञ है जैसे स्मिथ के अनुसार जो है वो कहते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। यानी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगम की उत्पत्ति होती है, मतलब सीखने की उत्पत्ति होती है, आप कुछ सीख सकते हैं। वहीं बर्टन क्या कहते हैं, बर्टन का कहना है कि शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अधिगम के मध्य संबंधों को बताया गया है, जैसे कि शिक्षण जोर अधिगम, शिक्षण और अधिगम जहाँ होंगे वहाँ शिक्षा प्रभावशाली होगी, ठीक है, इफेक्टिव एजुकेशन होगी। शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया, स्वदेश मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को ये पूर्ण रूप से पूर्ण करता है, इसलिए स्वदेश प्रक्रिया है। इसमें कि कोई एक उद्देश्य नहीं रहता है, अतः उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जा सकती है जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सफल हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण के कार्य। शिक्षण के कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र और परतंत्र चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन चरों के द्वारा निम्नलिखित कार्य का संचालन किया जाता है, जैसे निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य में क्या है कि इस कार्य के अंतर्गत विद्यार्थियों की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है। निदानात्मक में क्या करते हैं कि विद्यार्थियों की समस्त परिस्थिति, जो भी परिस्थिति है उनका अवलोकन करते हैं, उनको देखते हैं और उनके विशिष्ट प्रभाव पर ध्यान देते हैं। कि इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ना सीखने के कारणों का पता लगाते हैं कि बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं इनको सीखने में, ठीक है। के साथ ही साथ शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर किया जाता है। इसके लिए शिक्षक निम्नलिखित कार्य करता है, जैसे विद्यार्थियों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, ठीक है। उसके बाद शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना और अधिगम के संदर्भ में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। उसके बाद आता है उपचारात्मक। उपचारात्मक कार्य में कि इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है और शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षा नियुक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक दो बातों को विशेष रूप से ध्यान देते हैं, एक जो शिक्षक कौशल को व्यवहार में लाना और दूसरा पृष्ठ पोषण प्रतिनिधि की समुचित व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन कार्य। लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन कार्य। तो मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा, ये तो हम सभी जानते हैं। अतः यह शिक्षण का आधार घटक है। यदि शिक्षण कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो शिक्षक का उपचार दोष रहित नहीं हो पाता, इसलिए मूल्यांकन जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, आगे का क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।